औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है खबर के साथ और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, अजीब बात है कि जहां पर मीडिया की बात आ जाए वहां पर तमाम वज़रा, चाहे मुल्क में महंगाई हो, बेरोजगारी हो, बदहाली हो, माशी बदहाली हो या फिर इक्तिसादी बदहाली हो, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर तमाम वज़रा आके बबांगे दहल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मीडिया टॉक्स करते हैं, प्रोग्राम्स में शिरकत करते हैं और उसके बाद कह देते हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है और पूरी दुनिया के अंदर यही सूरत हाल है जो पाकिस्तान के अंदर दिखाई दे रही है और पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल महंगा हो चुका है। लेकिन अब तीसरी ताकत जो समझा जाता है वो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया को समझा जाता है, बल्कि दुनिया भर में सोशल मीडिया को समझा जाता है। सोशल मीडिया से जान छुड़ाना वज़रा के लिए कदरे मुख्तलिफ हो गया है, कदरे मुश्किल दिखाई देता है। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर आगे आने वाले वक्तों के अंदर क्या सूरत हाल दिखाई देगी, आज से तकरीबन गुज़िश्ता रात मेरी नज़र से एक क्लिप गुजरी है जिसके अंदर एक नौजवान जो कि बाकायदा तौर पर एक पूरी सारा डेटा लेकर बैठा हुआ है, एक पूरी इंफॉर्मेशन लेकर बैठा हुआ है और उस पर बता रहा है कि किस तरह से जो है वो अगर वहां पर पेट्रोल इतने का है तो वहां पर मजदूर की कम से कम उजरत जो है वो इतनी पाई जाती है। ये सोशल मीडिया पर क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुआ है और जो नौजवान वो क्लिप बना रहा था उसका नाम मैंने पता किया तो वो हसन बेग नामी एक शख्स है जो कि यूट्यूब पर अपने एक बाकायदा चैनल चलाता है, अपने व्लॉग्स बनाता है और काफी इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स इनके होते हैं। हसन बेग साहब इस वक्त हमें लाइन पर हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। हसन बेग साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। हसन, ये बताइएगा क्या लगता है सर कि जो बात मीडिया पर की जा रही है वो सोशल मीडिया पर काफी मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। वज़रा पेट्रोल के हवाले से जो मीडिया पर बात कर रहे हैं वो बयानात मुख्तलिफ हैं और जो सोशल मीडिया पर आपने फिगर सामने रखा है उसमें जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। हसन, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें सर, जो कि आप मीडिया पे देखते हैं ना, तो मीडिया पे जो भी आप बात कर रहे होते हैं वो तज़ियाकार से बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो खुद तो पेट्रोल डलवाने जाते नहीं, उनके ड्राइवर हजरात जाते हैं और उनकी आमदनी 16,000, 18,000, 20,000, 25,000, 30,000 नहीं होती। उनकी आमदनी जो होती है लाखों में होती है, ठीक है। और फिर जो है आपको मालूम है कि जो हमारे सियासतदान होते हैं उनके अखराजात कैसे होते हैं और उनके वसाइल क्या होते हैं। एक आम आदमी जो है वो सड़कों पे सारी चीजें देखता है, वो सोशल मीडिया भी यूज करता है, मोबाइल फोन भी इस्तेमाल करता है और जो है जो वेलफेयर के जो स्टॉल लगे होते हैं पुल के नीचे वो खाना भी खाता है, तो उसको सारी चीजें पता होती हैं और वो उस चीज को अगर कोई वीडियो उसके पास से गुजरती है तो वो उसको अपना दर्द समझ के महसूस करता है और आगे फॉरवर्ड करता है। देखें, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था, मेरे पास से कुछ जो हुकूमत के अरकान हैं, अराकीन हैं, उनकी जो है पोस्टें गुजरी, वीडियोस गुजरी जिसमें वो जो है बाहर मुल्क के रेट बता रहे हैं, फिर यहाँ के रेट बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखें हमारा मुल्क तो बहुत अच्छा है और हमारे मुल्क में जो है पेट्रोल जो है वो सबसे सस्ता मिल रहा है जी। अगर हम नॉर्मल बात कर लें, चलें अगर आप करेंसी को आप उसको कन्वर्ट करके देख लें और उसका कंपैरिजन निकाल लें, तो जब मैं कुछ साल पहले मैं जो हूँ इंग्लैंड में रहा करता था, लंदन में रहा करता था, वहाँ पे एक रोटी जो है तंदूर की रोटी जो देसी रेस्टोरेंट पे मिलती थी वो 2.5 पाउंड की मिलती थी। अब 2.5 पाउंड जो है गालिबन पाकिस्तानी 600 रुपए हो गए। अब मैं बोलूं कि यार 600 रुपए की इंग्लैंड में रोटी मिलती है, कराची में तो रोटी 15 रुपए की है, हमारा मुल्क तो बहुत सस्ता है, पाकिस्तान तो बहुत सस्ता है। अरे भाई, वहां पे उजरत भी तो उस हिसाब से मिलती है ना, वहां पे कमाई भी। अब वहां कर अगर बंदा जो है वो एक दिन में 10 पाउंड, 12 पाउंड, 8 पाउंड कमा रहा है एक घंटे में, तो दिन के अंदर जो है पाकिस्तान में जो बंदा मंथली कमा रहा है जिसमें वो जो है 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहा है और वहां पर वो 8 घंटे में काम करके पाकिस्तानी जो बंदा महीने में कमा रहा है उससे ज्यादा कमा रहा है सर। तो ये भी तो बता दें आप। फिर साहब बोलते हैं कि हमने यहाँ के टैक्सेस और उनके टैक्सेस भी लगाए, तो सर मैंने टैक्सेस की तो उस वीडियो के अंदर बात ही नहीं की। आप इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने ले रहे हैं? आप टॉफी से लेके गाड़ी तक तो टैक्सेस ले रहे हैं, बच्चे की कैंडी लेने जाओ उसमें टैक्सेस हैं, बच्चे का डायपर लेने जाओ उसमें टैक्सेस हैं। तो गरीब आदमी मर गया है। फिर किसी को बोलो कि यार महंगाई बहुत है, तो वो क्या करता है, लैपटॉप खोलता है, बोलता है ये देखें जीडीपी रेट देखें, इन्फ्लेशन देखें, ये तो महंगाई नहीं। अरे भाई, लैपटॉप पे नहीं दिखती महंगाई, किराने के स्टोर पे जाओ, पूछो चावल कितने रुपए हैं, चीनी कितने रुपए है, दूध कितने रुपए है। दूध तो कोई गरीब आदमी ना पीता है ना, उसके घर में दूध की चाय बनती है, हम लोग पीते टी वाइटनर के रंग आ जाए चाय में ना, और मेहमानों को भी वही बेच। वो दौर गया जिसमें दूध पिया करते थे, अंडे खाए करते थे सर। अब गरीब आदमी बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। स्कूल पढ़ाना हो, दवाई लेनी हो, हर चीज में तो मुश्किलात हैं। एक मिडिल क्लास बंदा जो है वो ऑफिस में खाना नहीं खाता,
वो किसी पुल के नीचे बैठ के वेलफेयर के जो दस्तरखान लगते हैं उसमें खाना खाता है, क्योंकि 250 रुपए का पेट्रोल रोजाना आने जाने के लिए दलवार है वो जी। महीने के 9,000 रुपए तो ये हो गए सीधे सीधे मेंटेनेंस के साथ। फिर वो अगर 2500 3,000 रुपए का खाना खाएगा, 12,000 रुपए उसकी ये कमाई हो गई एक बंदे की, ऑफिस आने जाने की बात कर रहा हूं मैं सर। तो फिर वो खानदान को अपना जो 25,000 रुपए कमा रहा है वो 13,000 रुपए में पूरा खानदान पाने का, जिसमें बच्चों की फीस, बीवी के अखराजात, घर के अखराजात, माँ बाप की दवाई, वो कैसे करेगा 13,000 रुपए में, जब एक बंदा सिर्फ 12,000 रुपए अपना ऑफिस से आना जाना कर रहा है। तो पता नहीं कहाँ जाने। फिर आप जो है ना कंप्यूटर पे दिखा देते हैं हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, और पिछले वाले जो है ना वो सारी चीजें करके गए थे। अरे सर, आप किसी नए घर में शिफ्ट होते हैं तो आपके घर पे कोई मेहमान आता है, आप बोलते हैं नए नए शिफ्ट हुआ अभी, इस वजह से थोड़ी सी मेंटेनेंस का काम है, खराब हुआ है। 1 साल बाद कोई आता है फिर भी आप ये बोलते हो, 2 साल बाद आता है फिर भी आप, 3 साल हो गए आपकी हुकूमत को फिर भी आप ये बोल रहे हो नहीं अभी वो पिछले वाले खराब करके गए हैं। तो सर अब तक तो घर सही हो जाना चाहिए था, लेकिन आप इनकॉम्पिटेंट हैं, आपको सही करना आ ही नहीं रहा है। फिर आपके वजीर बोलते हैं बहुत सारे जो हैं, वो बोलते हैं तंदूर की रोटी खाना छोड़ दो तो अयाशी है। फिर अगर चीनी बोलोगे तो 160 रुपए हो गए तो बोलते हैं चीनी खाना छोड़ दो। वही क्यों छोड़ दें यार, हमारे नबी की सुन्नत है, हमारे यहाँ ये होता है, रिवाज है जी, मजहब है हमारा कि मिठाइयाँ बांटो खुशियों में, घर में मीठा खाओ। कोई नहीं खाता मीठा सर, हमने मिठाइयों की शक्ल अब वो देखते हैं वो जो स्वीट्स की दुकान, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि इतनी ढिठाई के साथ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बोल दिया जाता है कि महंगा नहीं है पाकिस्तान, बाकी पूरे खित्ते में सबसे सस्ता मुल्क अगर कोई है तो पाकिस्तान है। बेगैरती है सर, कॉन्फिडेंस नहीं है, बेगैरती है। खुद गए नहीं है ना, आटा दाल चावल चीनी लेने जाए, आप जाए किराने के स्टोर पे, मेरी बीवी जाती है बाहर सामान लेने, 1,000 रुपए का पत्ता ऐसे खत्म होता है जिसमें कुछ भी नहीं रहा। अरे 1 करोड़ के घर में जो रहता है ना, वो अब वो बिरयानी जो है वो गर्दनों की बनाता है, मुर्गी के गोश्त की, बोलता है गर्दनें खरीद लेता हूँ, गोश्त का जायका तो आ जाएगा, बच्चे गोश्त तो खा लेंगे। ये दौर से गुजर रहे हैं, बदतरीन दौर देख रहा हूँ अपनी जिंदगी का। अगर पिछले दौर की बात करें, पिछले दौर में तो सबसे ज्यादा, अगर 14 अगस्त की बात करें तो बोलते हैं 14 अगस्त में इतनी सेल हुई, इतना लोगों ने कमाया। ईद की बात करते हैं तो ईद पे, कुर्बानी की बात करते हैं तो कुर्बानी। इस साल क्या सुना है हमने, इस साल सुना है कि लोगों ने कुर्बानियां नहीं की। हम तो कुर्बानी तो छोड़ दो, हमारे पुराने जमाने की बात करूं, पहले के जमाने की, हमारे घर में रंग रोगन होता था, पेंट होता था, घरों में मिठाइयां बढ़ती थी, लोग दावतों में बुलाते थे। अब कुछ नहीं होता सर। अब सिर्फ जो है सियासतदान बोलते हैं 55 रुपए पर किलोमीटर हेलीकॉप्टर में सफर किया जा सकता है। अरे तो आप करते होंगे हेलीकॉप्टर में सफर भाई, हम मोटरसाइकिल में सफर नहीं कर पा रहे। अरे पंचर 90 रुपए का लग रहा है बाइक का, एक से ज्यादा पंचर होता है वो बोलता है 150 रुपए का लगेगा एक पंचर। आप करें तो, किसी की मोटरसाइकिल खराब हुई है रास्ते में जी, किसी की गाड़ी खराब हुई है रास्ते में, इन वजीरों की, सर वो अपनी गाड़ियों में ट्यूबलेस टायर जो है वो इस्तेमाल करते होंगे सर, वो अपनी ट्यूब वाले टायर इस्तेमाल ही नहीं करते होंगे कि उनकी गाड़ी पंचर हो। मुझे पता है अगर ये बात मैं किसी वजीर के सामने रखूंगा तो वो यही जवाब देगा कि अवाम जो है वो ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल करे, ट्यूब वाले इस्तेमाल ना करे। जी, वो ये बोलेगा कि हमारा तो कसूर ही नहीं, पिछले वाले ये करके गए। सर 3 साल हो गए इनकी हुकूमत को, यही सुने जा रहे हैं कि पेट्रोल यूं है तो फलाना है तो ये दुनिया में। अरे दुनिया में क्या हो गया, यहाँ पे लोग अब किस तरह से जी रहे हैं। जो 1 करोड़ के घर में रहता है ना सर, वो भी हाथ फैलाए खड़ा है किसी के आगे। 24 तारीख को 22 तारीख को सैलरी खत्म हो जाती है, फिर लोगों से मांगता फिरता हुआ नजर आ रहा होता है वो। कभी ससुराल वाले पीछे हाथ से दे देते हैं बेटी को कि बस हमारे दामाद का मुंह सही रहे। ये मैं देख रहा हूँ ना, ये आसपास की बात बता रहा हूँ, कोई कहानी नहीं सुना रहा मैं आपको। ये रोजाना जो बैठ के बात करते हैं। पहले के दौर में किसी के चाय के होटल पे बैठता था कोई शख्स, तो वो बोलता था मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ। कट 35 रुपए का है सर जी। एक चाय का कट, आधी कप जो चाय होती है ना वो 35 रुपए की। एक दाल, अगर आप दाल खाने जाओ तो 140 रुपए 145 रुपए की दाल मिलती है। अगर 2 रोटी ले ले तो 30 रुपए की 2 रोटी हो गई। फिर उसके साथ वो चाय पी ले तो 220 230 रुपए का तो एक वक्त का खाना हो गया, नहीं खा रहा बंदा। तो हसन बेग, आपको इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर आपने वीडियो बनाई है, जाहिर सी बात है आप बड़े दूरअंदेश इंसान हैं, आपने इतनी रिसर्च की है और आपसे पहली मरतबा गुफ्तगू हो रही है और आपकी गुफ्तगू से मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप वाकई जो है वो इन तमाम तर चीजों पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। तो हसन, आपको मसले का हल क्या दिखाई देता है, ये भी तो आप क्लियर करें ना। नहीं, गहरी नजर नहीं रखते सर। मैं जब किराने के स्टोर पे जाता हूँ ना तो मुझे पता लग जाता है महंगाई कितनी है। सही, जब मैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए जाता हूँ ना स्कूल में, जब वो बोलता है 1.5 लाख रुपए एडमिशन लेने से पहले देने पड़ेंगे, तो फिर मुझे पता लग जाता है महंगाई कितनी है। ये इसमें कोई रिसर्च नहीं होती। आप किसी भी गरीब आदमी से पूछेंगे, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से पूछेंगे, वो सारी चीजें ऐसी बता देगा। महंगाई का सिर्फ सारी चीजों का हल ये है सर कि आप चीजों को ऑन करें। सब्सिडीज देना सर जी, क्यों नहीं दे रहे? आपने हज के ऊपर से सब्सिडी हटा दी, बोलते हैं हमारी हुकूमत के पास पैसे नहीं है। पहले बोलते थे हम लोन ले लेंगे, हम यूं नहीं करेंगे। रियासत मदीना में ऐसा होता है, रियासत मदीना में तो
कहते हैं कि आप जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं, कितने जर्नलिस्ट को निकाला गया है नौकरियों से? हजारों की तादाद में है, और अब तक 6-6, 7-7 महीने हो चुके हैं जो जिस इदारों में वो काम कर रहे हैं वहां पे उनको तनख्वाहें अदा नहीं हो रही हैं। इस बात पे तो मैं आपसे एग्री करता हूं। रियासत मदीना में ऐसा तो नहीं होता ना, ये सारी चीजें तो नहीं होती ना। तो सर कोई एक्शन प्लान होता है। कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी 70% रेवेन्यू जनरेट करता है, आपने कोई मेगा प्लान ही नहीं दिया इसके लिए सर। आप प्लान तो छोड़ दो, आप आते ही नहीं, इधर आते हैं तो एक दिन से ज्यादा रुकते ही नहीं है। आप अभी शहर में हसन बेग देखें, आप जो है बाकायदा यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, और आपका यूट्यूब चैनल मैंने देखा है। सर क्लियर करें ना थोड़ा सा कि ये वीडियो बनाने का ख्याल या सोशल मीडिया को जो है वो हथियार बनाकर अपनी आवाज आगे पहुंचाने का ख्याल कहां से आया हसन आपको? सर किसी को तो बोलना है ना, मैंने नहीं बोलना तो किसी और को बोलना है। कब तक खामोश रहेंगे? कब तक? लोग बोलते हैं कि महंगाई हो गई, लोग आवाम रोड पे नहीं निकल रही। कैसे निकलेगी? अगर मैं 4 दिन रोड पे निकलूंगा तो मेरा बच्चा भूख से मर जाएगा सर। मुझे शाम में किसी भी हालत में पैसे लेके जाने जिससे मैं अपने बच्चे का दूध लाऊं, रात के लिए खाना लाऊं। अगर नहीं लाऊंगा तो वो फाका हो जाएगा घर में, तो कैसे रोड पे निकलूं मैं? मुझे तो इस महंगाई ने मार दिया ना कि मैं एक दिन भी रोड पे नहीं निकल सकता। इन्होंने बांधा हुआ ऐसे हम लोगों को, कैसे निकलेगा गरीब आदमी? तो हसन बेग ये भी बताए ना कि अभी भी कुछ लोग जो है वो सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फेसबुक पर, यूट्यूब पर इमरान खान साहब या उनकी हुकूमत या उनके जो इकदामात हैं, जिनको मैं इकदामात किसी तौर पर भी नहीं समझता, उन इकदामात का दिफा करते हुए दिखाई देते हैं। क्यों सर? कौन सी गुत्थी लेकर आए? ये लोग समझ नहीं आता। तो सर वो दिफा इसलिए करते हैं कि उनके पास अल्लाह ने दिया होगा या कुछ और कहानियां होंगी। हमें तो लोग इंटरनेट पे लिखते हैं कि अगर हमारे यहाँ 1000 रुपए के पेट्रोल हो जाएगा तो हम इमरान खान को सपोर्ट करेंगे, आगे आने वाला दौर अच्छा है। तो मैं अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को मार दूं, दवाइयां नहीं दूं? मैं बोलूं नहीं बाप मर जाओ आप, माँ मर जाओ आप, क्योंकि आगे आने वाला दौर अच्छा है। पूरी दुनिया का बता रहा हूँ, एक पूरी दुनिया में जब महंगाई होती है तो वापिस रेट नीचे नहीं आते सर। ये मैं आपको ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री का नहीं बता रहा, ये मैं अमेरिका, इंग्लैंड, बर्तानिया, ये सारी चीजों का बता रहा हूं मैं, कि जब रेट ऊपर चले जाते हैं एक बार नीचे नहीं आते। कोविड के दौर में जब पेट्रोल फ्री दिया गया यहाँ पे, जब 75 रुपए मिल रहा था, वो भी 4 दिन के लिए किया था, जब लोग कह रहे थे कि अगर यही पेट्रोल चलता रहा तो हम लोग पूरे जो है ना जितना भी कर्ज है वो सारा अदा कर सकते हैं। तो 22 साल का कर्जा तो निकालेंगे ना सारा, जो इन्होंने अपनी तंजीम को बनाने के लिए लिया था। तो आपको अभी भी लगता है कि जो लोग पीछे मौजूद हैं वो या तो बहुत ज्यादा साहिब हैसियत हैं सर, इनकॉम्पिटेंट है, तो आगे आने वाले वक्तों में आपको कोई बेहतरी दिखाई नहीं देती? हसन वैसे मुझे भी नहीं दिखाई देती, लेकिन मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहूंगा। सर देखें हुकूमत क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। गरीब आदमी बहुत बुरी जिंदगी गुजार रहा है। गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ जो 1 करोड़ के घर में रहता है सर जी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं उस गरीब की बात नहीं कर रहा जो झोपड़े में रहता है, मैं उस गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ जो 1 करोड़ के घर में रहता है, जो शादियों में भी जाता है, जो किसी के घर में मैयत हो जाती है तो वो मैयत के अंदर बिरयानी भी करता है। मैं उस घर की बात कर रहा हूँ जिसके बच्चे स्कूल भी जाते हैं और वो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाता। वो बहुत बुरी जिंदगी गुजार रहा है, बहुत मुश्किल में इस वक्त, और ये मुश्किल का हल करना होगा, और अगर नहीं किया तो आगे हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। तो हसन आप और मैं दोनों इसी शहर में रहते हैं, जिसके हवाले से अक्सर लोगों का जो है वो स्टेटमेंट सामने आता है, लोगों के बयानात सामने आते हैं कि इस शहर में रहने वाले को अगर डोमिसाइल मिल जाए इस शहर का तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, और सरकारी छोड़ें उसको प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलती। मुत्तफिक इस बात से आप भी कराची के नौजवान हैं और कराची के अंदर आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? कराची के शहर के लड़कों ने जब उनको नौकरियां नहीं मिल रही थी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेस्टोरेंट खोलने शुरू कर दिए, कैफेज खोलना शुरू कर दिए कि यार चलो अपना काम करेंगे। उनकी माओ ने अपने जेवर बेचे, बीसियां खुली तो उन्होंने अपने पैसे दिए, रिटायरमेंट के बाप के पैसे जमा थे, उन्होंने पैसे जमा करके वो रेस्टोरेंट खुलवाए। क्या किया इन्होंने? लॉकडाउन लगा दिया, सही है, कि भाई कोई भी काम नहीं करेंगे, सब बंद, सब पूरी दुनिया खुली हुई है, हमारा मुल्क बंद कर दिया। अब जाहिर सी बात है वो वडेरे जागीरदार के तो बेटे थे नहीं, किसी ने कर्ज लिया था, किसी ने माँ का जेवर बेचा था, किसी ने अपने बाप का रिटायरमेंट का पैसा लगाया था। 6-8 महीने बेचारों ने बंद दुकानों का किराया दिया, रोड पर आ गए हैं वो लोग। अब उनको नौकरियां भी नहीं मिल रही। कौन जिम्मेदार है उनका? हुकूमत जिम्मेदार है जो बोलती है मैं इतनी नौकरियां दूंगी। अरे आपका हुकूमत जो है, रियासत जो चला रहे हैं, वो वेलफेयर जो है वो उन्होंने हर जगह खोल दिए, पनाहगाहें, खाने बांट रहे हैं। ओ भाई हुकूमत नौकरियां देती है, आपका मॉड्यूल ही गलत है। एनजीओ थोड़ी बनाती है, वेलफेयर थोड़ी खोलती है। आप लोगों को नौकरियां देते हो, आप वेलफेयर खोल लो, वेलफेयर तो हुकूमत बंद करती है। तो हसन आपको यही लगता है कि आगे आने वाले वक्तों के अंदर जो पढ़ा लिखा नौजवान जो है जी
तो ये पढ़ा लिखा नौजवान जो ये फूड पांडा में फूड डिलीवरी कर रहा है या फिर करीम चला रहा है, उबर चला रहा है, एमबीए डिग्री होल्डर लड़के ये काम कर रहे हैं या ठिया लगा रहे हैं या किसी ने जो है वो लुमका की शॉप खोल ली है, तो सर आपको यही लगता है आगे आने वाले वक्तों में यही फ्यूचर है पाकिस्तान और खासकर कराची के नौजवानों का? वो भी नहीं करने दे रहे। मसला ये है कि वो भी नहीं करने दे रहे। फिर लॉकडाउन लगाते हैं, फिर पुलिस वाले उनको तंग करते हैं, भारी भरकम पैसे मांगते हैं दुकानें खोलने के। गरीब आदमी क्या करे? और अगर नहीं देते तो उनकी एफआईआर काट दी जाती है कि भाई तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड आ गया। कराची के लड़के का, वो बेचारे का दुकान खोली थी उसने अपने बच्चों का भूख पालने के लिए, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बना दिया। आपने क्या किया था? उसने इज्जत लूटी थी, बम लगाया था, क्या किया था उसने? कराची के हालात देखें। जब पूरी दुनिया में ना, हम हिंदुस्तान की मिसाल ले लेते हैं जी। हिंदुस्तान में जब आबादी बढ़ने लग गई बम्बई के अंदर, मुंबई के अंदर, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पुणे को डेवलप किया, अहमदाबाद को डेवलप किया, बेंगलुरु को डेवलप किया। आप एक और मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं बना सकते? ओवर पॉपुलेटेड है आपकी कराची यार। कराची के अंदर, कराची का जो मेन जो उर्दू बोलने वाला है या कराची का रिहायशी है, उसको तो नौकरी मिल ही नहीं रही जी। आप कराची की सड़कों पे देखें कौन लोग नजर आते हैं आपको? कराची का जो असल रिहायशी है उसको, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बंदा बाहर से आ रहा है उनको उधर नौकरी नहीं मिल रही ना, तो उनके आपके पास एक ही मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो आपको अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज और बनाने पड़ेंगी, आपको डेवलप करने पड़ेंगी, लेकिन आप नहीं कर रहे डेवलप। ठीक है, ठीक है हसन बेग, आपका मौकिफ आ गया और वाकई जो बात आपने वीडियोस में की थी वो बहुत अच्छी थी और जो आपने बातें अभी मेरे प्रोग्राम में की हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया हसन बेग, आपने इंतहाई कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कुछ बात करेंगे मुज़ाकरात के हवाले से। और मुज़ाकरात के ऊपर आज जो तलबी हुई है, दिल बाग बाग हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया कि तलबी के बाद पूछा गया कि जो लोग हमारे बच्चों को ज़िबाह कर दें या जो लोग हमारे बच्चों को कत्ल कर दें उनके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं क्या? कोई मां अपने बेटे के कातिल के साथ मुज़ाकरात कर सकती है क्या? कोई बाप अपनी बेटी के साथ कत्ल कर देने वाले या उसके साथ ज्यादती कर देने वाले के साथ जो है वो मुज़ाकरात कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो फिर हम मान सकते हैं कि रियासत जो है वो हमारे कातिलों के साथ मुज़ाकरात करे। लेकिन अगर रियासत वाकई मां जैसी होती है और जो बातें मैंने की हैं तमाम सूरत हाल उसके बरक्स है, तो रियासत को भी मां का किरदार अदा करना चाहिए, बाप का किरदार अदा करना चाहिए और उन लोगों के साथ जो किसी भी तौर पर रहम के मुस्तहिक नहीं है उनको जो है वो कौमी धारे में लाकर सानिहा एपीएस के शोहदा के लवाहिकीन के जख्मों पर नमक पाशी किसी तौर पर भी कबूल नहीं की जाएगी। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम मैगनाज़ीन प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुज़ाकरात मुज़ाकरात और मुज़ाकरात, इस मुज़ाकरात को किसी तरह से कफन में लपेटने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं आलमी सतह पर। और मैं ये बात आपको वाज़े करता चलूं कि किसी भी तौर पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात काबिले कबूल करार नहीं दिए जा सकते। एक बात मैं आपको वाज़े करता चलूं कि जितने मामलात हुए, जितनी सूरत हाल देखने में आई, जितने बम धमाके हुए, जितना कत्लो गारत हुआ, एक जगह बम धमाका होता है और उसके बाद बयान आ जाता है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने उसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। किसी आला शख्सियत को जो है वो शहीद कर दिया जाता है और उसके बाद फौरी तौर पर टिकल चलना शुरू हो जाते हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है, सानिहा एपीएस हो जाता है। उसके बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान का टिकट चलता है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। इतनी सारी जिम्मेदारियां कबूल करने वालों के साथ मुज़ाकरात बहस मजाक के अलावा और महज अवाम के जख्मों पर नमक पाशी के अलावा और कुछ नहीं है और कोई मामलात नहीं है। मैं यह भी बताता चलूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में तलबी हुई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान साहब से सवाल किया कि जनाबे वाला इन्होंने हमारे बच्चों को जिबाह कर दिया, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। तो उन्होंने वो मलबा भी माजी की हुकूमतों पर डालते हुए कहा कि ये माजी की हुकूमतों में ये मामलात हुए थे, जबकि फवाद द ग्रेट चौधरी साहब जो किसी भी तौर पर ग्रेट दिखाई नहीं देते, उनकी जानिब से एक बयान दे दिया गया
वो कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान हुआ। नेशनल एक्शन प्लान शुरू करने वाली कौन? माजी की हुकूमतें। ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू करने वाली कौन? माजी की हुकूमतें। ऑपरेशन ज़रबे अज़्म शुरू करने वाली कौन? माजी की हुकूमतें। तो जनाबे वाला, अगर मैं सूबाई सतह पर खोलने पर आ जाऊं तो सूबाई सतह के ऊपर हुकूमत आपकी थी, आप धरने पर बैठे हुए थे, आपको मुद्दा मिल चुका था कि किसी तरह से वो धरना खत्म किया जाए और आपने सानिया एपीएस के कंधों के ऊपर वो धरना खत्म किया था। कुछ तो एहसान मानिए, मुज़ाकरात किसी तौर पर भी, किसी सतह पर भी कबूल नहीं किए जाएंगे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं, इस तमाम सूरत हाल के ऊपर उनकी बड़ी गहरी नजर है और आलमी अखबारों के अंदर वो बाकायदा इस पर आर्टिकल्स भी शाया कर रहे हैं। सैयद सलमान अकबर साहब मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। सलमान भाई, क्या कहना पसंद करेंगे सर? मुज़ाकरात वो भी ऐसे दरिंदों के साथ, समझ नहीं आता सर, या तो अपने ऊपर इंसान होने पर शक किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब, आपका भी शुक्रिया और आपके चैनल का कि आपने मुझे मदऊ किया और एक अहम इशू पे जो बात अभी इस वक्त चल रही है पाकिस्तान में। सबसे पहले तो ये कि जो मौजूदा हुकूमत जो जिस तरह काम कर रही है वो सबके नज़रों में आ गई है। सारी चीज़ें आपके नज़रों में भी है और बड़े जो एनालिस्ट हैं वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि हुकूमत इस वक्त, मुझे जो नज़र आ रही है वो हुकूमत बिल्कुल, मेरे नज़र में जो नज़र देख रहा हूँ मैं, कि वो फेल की तरफ जा रही है। यानी कि जो हुकूमत ने वादे किए थे जी, और वादे के साथ साथ जो जब ये हुकूमत जब इलेक्शन में आने से पहले इन्होंने जिस तरह लोगों के आंसू निकाल दिए थे कि हम और आप सब ये देख रहे थे कि ये एक हमदर्द कोई अल्लाह का वली या कोई फरिश्ता जो है वो इस हुकूमत के थ्रू हमने देखा। इमरान खान साहब को हम एक फरिश्ता समझ रहे थे जी, और सबने फरिश्ता साबित हुए सलमान साहब, मौत का फरिश्ता साबित हुए, तभी तो हमारे कातिलों के साथ मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं। जी, दूसरा ये कि फिर उसके बाद से ये हुआ कि फिर लोगों ने बहुत ही जो है इनके ऊपर बिलीव किया और क्योंकि लोग तंग आ गए थे दूसरी हुकूमतों से, नवाज शरीफ साहब से, जरदारी साहब से, एमपी, इस तमाम सियासी पार्टियों से। लोगों ने कहा कि चेंज चाहिए और चेंज के अलावा हमें कुछ नए लोगों को आजमाना चाहिए। इमरान खान साहब उस वक्त जो वादे करते थे वो उन्होंने वादे जो किए थे तो अवाम समझ रही थी कि वादे पूरे करेगी ये हुकूमत और एक चेंज की बात कर रही थी, एक नया पाकिस्तान की बात की थी। लेकिन फिर उसके बाद से जब वक्त के साथ साथ गुजरता रहा और वक्त के साथ जब हमने देखा कि इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे अब तक, पहले तो उन्होंने सबसे बड़ा वादा किया कि मैं चोरों को कटहरे में लाऊंगा जी, जो उन्होंने सबसे पहला वादा जो तोड़ा, ठीक है। दूसरा वादा उन्होंने कहा कि मैं इनको रुलवाऊंगा नवाज शरीफ साहब को, और नवाज शरीफ साहब ने जो जो पैसे लिए वो सारे पैसे मैं मुल्क के पास वापस लेके आऊंगा, ठीक है। तो ये जब हुकूमत ने ये सबसे पहला जो वादा किया वो वादा खिलाफी किया। अब तक नवाज शरीफ साहब वहां पर घूम रहे हैं, आपको भी पता है, मैं क्योंकि मेरा खुद भी वास्ता लंदन से रहा है और लंदन हेरिटेज में भी कई बार ये मिले नवाज शरीफ साहब, और उसके अलावा लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में कई बार वो घूमते नजर आए। और ये जो बातें हैं कि वो बीमार है, खैर वो बीमार नहीं है, वो सबको पता है, लेकिन इन्हीं ने एग्जिट दिया इनको, नवाज शरीफ साहब को, और इन्होंने एग्जिट किया, क्या किया, डील हुई है, वो सब आप बेहतर जानते हैं। तो ये जो मुल्क के साथ जो घिनौना खेल खेला है इमरान खान साहब ने, और एक ऐसा खेल खेला है कि जिसमें हमारे जो भरोसा थे, जिस तरह लोगों ने भरोसे में वोट दिया जाके, आज वही सारे वोटर उनको वो भरोसा तोड़ने के बाद वो उनके ऊपर उनके खिलाफ हो गए, मुखालिफ हो गए। इनकी अपनी पार्टी के लोग उनके मुखालिफ हुए हैं इमरान खान साहब की। महंगाई का जो उन्होंने सिलसिला किया वो आपके सामने है कि पेट्रोल, इनके गुजरा जो हैं डबल केबिन लैंड क्रूजर प्राडो में घूमने वाले, जिनके पास 4-4 हजार सीसी गाड़ियां हैं, उनके पेट्रोल खत्म नहीं होते, उनको पेट्रोल वो पूरे देते हैं, लेकिन अवाम के जो पेट्रोल के रेट हैं वो हाई रेट करते हैं। इनको मैं एक तजवीज़ भी देता हूं कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ियां इनको प्रोवाइड करें अपने उजरा को, जो सस्ती भी होती है, अंडर द 2 मिलियन होती है, और इनको जो आपने 40-40, 50-50 लाखों की गाड़ी और करोड़ों की गाड़ी जो दी हुई है वो उनसे छीने और इलेक्ट्रिक गाड़ी प्रोवाइड करें, और जो पेट्रोल बच रहा है उस पेट्रोल की सब्सिडी अवाम को दें। एक तो मैं एक तजवीज़ दे रहा हूँ इमरान खान साहब को, अगर ये मेरी बात उन तक पहुंच जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि इनके वुज़रा के पास जो है वो एक दिन के बजट जो है वो लाखों रुपए का सिर्फ पेट्रोल का बजट इनके वुज़रा के पास है। इन्होंने वहां सब्सिडी नहीं दी, बल्कि इन्होंने आवाम से कहा कि भाई आपने तैयार होना है और पेट्रोल के रेट बढ़ने हैं और आपने देने हैं, आपसे कोई दूसरा सवाल नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपने किस तरह की बात की, आपने अपने याशियां खत्म नहीं की, आपने बल्कि अवाम के जो है इस वक्त जो मिडिल क्लास था वो बिल्कुल गुर्बत की तरफ आ गया, लोअर क्लास बिल्कुल ऐसा ही है, लोअर क्लास बन चुका है। सर जरा बताइएगा, आज तलबी हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब की, सलमान साहब इस पे बताइएगा सर। टीएलपी से मुज़ाकरात हो गए, अब टीटीपी वाले मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं और टीटीपी वाले कह रहे हैं हमें भी मुज़ाकरात की मेज पर लाया जाए। बाबा जी का लंगर तो नहीं चल रहा सर यहाँ पे?
सर जी टीएलपी की बात जो करें, कलदम जमात है वो, कलदम तंजीम उसे कहते हैं जो पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में उसका नाम शामिल होता है, ठीक है, जिसमें काफी फहरिस्त है, मैं उसका नाम भी मेंशन करूंगा कौन कौन उसमें शामिल है। कलदम जमात वो होती है जो हमारी जो एजेंसियों को पता होता है कि ये नुकसान है मुल्क के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए, जब भी उनको कलदम किया जाता है, यानी कि उनको कहा जाता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे मुल्क को नुकसान है। उनके कारकुन भी बाहर घूमते हैं तो वो बाहर नहीं घूम सकते, उनके झंडे भी नहीं लग सकते, लेकिन बदकिस्मती से फैजाबाद में इतना बड़ा धरना हुआ आपके सामने और बड़े दिनदनाते हुए इन्होंने इतने लोगों को, इतने बेगुनाह पुलिस के हमारे एहलकारों को मारा और मारने के बाद कितनी फैमिलियों के घर को उजाड़ दिया, और उजाड़ने के बाद इन्होंने इनसे एहतसाब नहीं हुआ, बल्कि इनके साथ ये हुआ कि इनके साथ मुआहिदा हो रहा है, इनके साथ बैठा जा रहा है, और ये जो झूठा नामूस रिसालत की बात करते रहे कि साद रिजवी साहब ने जो कहा कि भाई जमात पर पाबंदी खत्म की जाए, तमाम केसेस खारिज किए जाए और तहरीक लब्बैक जो फ्रांसी सफीर के मुतालबे से बात कर रहे थे दस्तूरबेस हो जाए, ये सारी चीजें इन्होंने जो नामूस रिसालत की बात की, नामूस रिसालत कहाँ है इसमें? इनकी कलदम तंजीम जो है वो कलदम खत्म की जाए, ये नामूस रिसालत कहाँ है इसमें? नौजुबिल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में क्या बात हो रही है? ठीक हो गया। उसके बाद से इन्होंने कहा कि जमात पर पाबंदी हमारी खत्म हो जाए, वो एक केस है, तमाम केस को खारिज कर जाए, खत्म कर दिया जाए, हमारी जितने केस है इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कहाँ पर आ रही है? क्या किया इन्होंने? ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ये दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है, ये दहशतगर्द तंजीम है और कलदम तंजीम है, ये अपने मुफाद के लिए काम कर रहे हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आड़ में और आशिक रसूल बनकर। हुकूमत को भी चाहिए, अवाम को भी चाहिए अपनी आंखें खोले। इससे पहले तमाम कलदम तंजीमें जिस तरह खड़ी हो रही है, सिपाही साहबा खड़ी हो रही है इस वक्त, सिपाही साहबा आप जानते हैं कि फिरका वारियत में सबसे बड़ा नाम है। कल औरंगजेब फारूकी ने भी अपने कुछ दिन पहले ऐलान किया कि हमारी भी कलदम तंजीम को कलदम से हटाया जाए। इस तरह पाकिस्तान में कई कलदम तंजीमें वो खड़ी होना शुरू हो जाएगी, दहशतगर्दी बढ़ती जाएगी, फिरका वारियत बढ़ती जाएगी। एक पाकिस्तान में एक आग की सूरत में, एक हंगामे की सूरत में कत्ल गारत शुरू हो जाएगा जो रोका गया था, जो फौज ने इतनी मेहनत से रोका है, जो फौज का एहसान है हम पर, जो इन्होंने इतनी मेहनत से रोका हुआ है, उस सारा उनकी मेहनत पे पानी फेर देंगे ये लोग, जो हुकूमत भी फेर देगी। और हुकूमत को चाहिए, इमरान खान साहब को चाहिए थोड़ा होश से काम ले, जो इन कलदम तंजीमों को जो आप ये छूट दे रहे हैं, इनको अरेस्ट करें, इनको पकड़ें, इनको अदालतों का सामना करवाएं। आपने नवाज शरीफ साहब को एग्जिट करवा के निकाला आपने बड़े मजे से, और आपने जो है इन लोगों को भी सहारा दे रहे हैं। तो इमरान खान साहब एक बहुत ही खतरनाक मिशन पे काम कर रहे हैं जो मुझे नजर आ रहा है। अच्छा सलमान साहब, यहां पर यह भी सवाल पैदा होता है सर, थोड़ा सा माजी के औराकों को भी खंगाल लिया जाए तो पता लग जाएगा सर कि एक वक्त ऐसा भी था कि खान साहब कहते थे खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो टीटीपी को बाकायदा दफ्तर खोलने की इजाजत दी जाए, और यही कुछ शुबहा था एक खास कौमियतों को या फिर कुछ दीगर मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमाओं को, और उन्होंने इस बात की निशानदही की थी कि जब ये सूबाई हुकूमत में थे तब ये बात कर रहे थे, जब ये विफाक में ऑपोजिशन पर बैठे हुए थे तब ये बात कर रहे थे, तो हुकूमत आने के बाद ये इस तरह का कोई फैसला करेंगे। क्या वो घड़ी आ चुकी है या जो खदशा था वो वाजे हो चुका है कि अब ये खदशा जो है वो हकीकत बनने जा रहा है? मसला ये है कि देखें, ये सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जब अपनी हुकूमत में, जब ये अपोजिशन में थे तो ये इन्हीं की मुखालिफ बात करते थे। जहाँ आज जो जिनके फेवर में ये बात कर रहे हैं, इन्हीं की मुखालिफत में ये बात करते थे। इमरान खान साहब धरना देते थे, इमरान खान साहब डी चौक पे बैठते थे, इमरान खान साहब की पार्टी कहती थी कि अगर ज्यादा आए तो बिल फाड़ दो, इलेक्ट्रिसिटी की बिल ना पे करो, और तुम ये याद रखना जहां पर अगर मतलब हुकूमत की जब मुखालिफत इनकी थी, किस बात पे थी, वो सारी मुखालिफत ये अब खुद कर रहे हैं। ये सारा काम वो कर रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब के दौर में होता था, जो इनकी मुखालिफत करते थे, जरदारी साहब की मुखालिफत करते थे, या आज ये खुद कर रहे हैं। दूसरी चीज के जिस तरह टीएलपी आपने तहरीक तालिबान की बात की, तहरीक तालिबान के आपको सारी चीजें पता है कि ये बड़े पहले मुखालिफत वाली बात करते थे और अब इनके फेवर में बात कर रहे हैं। अब फेवर में बात करने के बाद ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है, दाइश हो गई, तालिबान हो गई, ये दुनिया जानती है, ये दुनिया ने इसको कहा है कि ये दहशतगर्द तंजीम है। सबसे बड़ी बात, ठीक है, ये आप नहीं कह रहे, ये दुनिया ने कहा है। दुनिया ने कहा है कि ये दाइश दहशतगर्द है, तालिबान दहशतगर्द है, उसके अलावा जो पाकिस्तान में कलदम तंजीम है वो दहशतगर्द है। ये दुनिया कह रही है और ये दुनिया के साथ पाकिस्तान भी कह रहा है। अब ये अच्छे हो गए। आप अच्छे कैसे हो गए? जब एक टाइम पे आप कहते थे कि ये दहशतगर्द लोग हैं, एक टाइम पे कहते थे ये पाकिस्तान के, जब एपीएस का वाकया हुआ, एपीएस का वाकया किसने किया? आपको नहीं पता एपीएस का वाकया किसने किया? कौन मुलविस था?
ये लोग मुलविस थे, ये एहसान मुलविस था, ये तहरीक सर तालिबान उसने इंकशाफात में ये बात की है, वो फरार भी हो गया कस्टडी से, लेकिन इसके बावजूद भी उसके इंकशाफात क्या कोई मायने नहीं रखते इस हुकूमत के लिए कि वो बोलता है कि हाँ जी हमने मारा? और फिर उन लवाहिकीन का सोचिए सर, वो जो शोहदा के लवाहिकीन हैं जिनके 7 साल के, 8 साल के, 12 साल के, 15 साल के बच्चे वहां पर ज़िबा कर दिए गए, उनके लवाहिकीन क्या सोचेंगे कि जो हमारे दिलों पर जख्म है उन पर नमक पाशी भी नहीं बल्कि मिर्च, लाल मिर्च फेंकी जा रही है? सर ये देखे ना, एपीएस का वाकया ऐसा हुआ है कि हमारी फौज के जो बच्चे पढ़ने वाले थे एपीएस में, उनके ऊपर हमला हुआ, हमारी फौज के ऊपर हमला हुआ है, सबसे बड़ी बात, ठीक है ना। फौज के ऊपर हमला, हम तो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अगर हमारी फौज के ऊपर हमला हुआ या उनके बच्चों पे हमला हो, और पाकिस्तान के बच्चे थे और ये उस फौजी के बच्चे थे वहां पर पढ़ने वाले एपीएस में। आपको पता है ज्यादातर तादाद किसकी होती है, ठीक है, हमारे आर्मी के बच्चों की तादाद थी, हमारे मुल्क की, जिनके अब्बा मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, उनके बच्चों को कत्ल गालत कर रहे हैं। कौन कर रहा है? वो तालिबान, तहरीक तालिबान कर रहे हैं। और उसी लोगों से आप मुआहिदा करते हैं बैठकर, उसी लोग को आप छूट देते हैं, आप उसी को कहते हैं कि खत्म है। एपीएस के जो मरे हैं बच्चे, जो यूके में बैठे हुए हैं, लंदन में अपने इलाज के पैसे भी गवर्नमेंट ने नहीं दिए, इलाज के पैसे भी वो उनको डोनेट किया जा रहा है। वहां पर जो बैठे हुए लोग, मैं उनसे बड़े अच्छी तरीके से वाकिफ भी रखता हूँ। इब्राहिम बैठा हुआ है वहां पर, इब्राहिम के पूछे 9 गोली लगी थी, 9 गोली के पैसे किसने दिए? मलिक रियाज पैसे दे रहा है उसको, ठीक है, आर्मी पैसे दे रही है, यहाँ से बैठकर आर्मी के लोग उनके इलाज के खर्चे दे रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि भाई जो बच्चे हमारे जख्मी हुए, जो बच्चे हमारे मर गए, जो बच्चों के घर वाले जो हैं आज तक अपने बच्चों को भूले नहीं है, उनसे पूछें, उनकी फैमिली से पूछें। आप उनकी फैमिली से इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, इनके खिलाफ तो ये जो इनके दुश्मन के खिलाफ, यानी कि जो एपीएस के जो बच्चों को शहादत जिन्होंने दी है, जिन्होंने बच्चों को मारा है, जिन्होंने बच्चों को जख्मी किया, वो हमारे मुल्क के दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन है। इनके अगर इनके हक में जो बात करेगा वो मुल्क दुश्मन है, वो इंसानियत दुश्मन है। और जिसमें जो भी शामिल होगा, चाहे हुकूमत शामिल हो, चाहे वो उसमें कोई सियासी पार्टी का बंदा शामिल हो, चाहे वो कोई मजहबी रहनुमा शामिल हो, उसके खिलाफ बोल। आज भी हम चिल्लाते थे कि जब लाल मस्जिद के मौलवी ने हंस के जवाब दिया था कि एपीएस के बच्चे जब शहीद हुए थे, तो उसने कोई इज़हार या मजम्मत नहीं बयान किया था, लाल मस्जिद के जो मौलवी था। तो हम आज भी उसके खिलाफ उसके बोलते हैं कि ये लोग वो लोग हैं जो पाकिस्तान की सालमियत को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। इससे हमें नुकसान है। हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पाकिस्तान को जिस जगह से भी नुकसानात हो, चाहे हुकूमत की तरफ से नुकसानात हो, चाहे ये कलदम तंजीमों की तरफ से नुकसानात हो, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हमारी फौज भी ये देख रही है, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि इन कलदम तंजीमों को भी हमारी फौज इंशाल्लाह जिस तरह हिंदुस्तान को हमेशा मजे चकाएं, इनको भी चकाएंगी। और जो हुकूमती इदारे में बैठे हुए जो हुकूमत के लोग हैं, अगर वो भी हमारे मुल्क में नुकसान पहुंचाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे ऊपर, हमारे सर पे साया है फौज का, इंशाल्लाह वो देखेंगी। जिस तरह सूरत-ए-हाल नजर आ रही है, शायद हुकूमत इस वक्त अब चंद कुछ ही दिनों की मुझे नजर आ रही है, मुझे नहीं लगता ये हुकूमत आगे चलेगी। और हुकूमत ने जो पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया, जो इस वक्त गरीब आवाम का बुरा हाल कर दिया, कल तक जो हम चोर जिसको कहते थे, हम कहते थे आज वो चोर ही बेहतर है इनसे, कि अगर वो चोरी करते थे तो बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सैयद सलमान अकबर साहब, जर्नलिस्ट, इस्लामाबाद से हमारे साथ बजरिया कॉल मौजूद थे। और वाकई उनकी जो निशानदही है कि आज ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है, हम किन से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा अकेले में बैठकर सोचें, अव्वल तो आपको अकेले आपके वज़रा छोड़ते नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी एक मुतालिबा है, एक एडवाइस है, एक दरखास्त है कि जी अकेले बैठकर थोड़ा सा तसव्वुर कीजिए इस मामले के ऊपर, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा देखिए कि आज आपको चीफ जस्टिस साहब भी ये बात बोलते हैं कि जिन लोगों ने बच्चे ज़िबाह कर दिए उनसे मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, जो लोग बम धमाके करते थे उनसे मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, जो लोग आला शख्सियात को कत्ल कर दिया करते थे उनसे मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, जिन्होंने कोई मस्जिद, कोई मंदिर, कोई इमाम बारगाह, कोई गुरुद्वारा नहीं छोड़ा, कोई ऐसी दरगाह नहीं छोड़ी जहां पर वली अल्लाह जो हैं वो अब्दी नींद सो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज सूरत हाल यह है कि उनसे मुज़ाकरात की बातें की जा रही हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक जवानाने पाकिस्तान के सरबराह हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। अब्दुल्ला भाई, क्या कहना पसंद करेंगे इन हालात के तनाजुर के अंदर कि आज मुज़ाकरात की बातें किससे हो रही हैं सर, जिन्होंने पाक फौज के शहीद जवानों के सरों से फुटबॉल खेली है? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ, क्योंकि जब से ये खबर पहले आई उस वक्त भी मैंने कुछ लोगों के साथ रवाबित रखे जी, और उनको मैंने बताया कि जी ये मामलात जो हैं ये बड़े संगीन हो सकते हैं। ये सितंबर की बात मैं आपको कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद फिर हुकूमत ने जो है वो जैसे आदत है हुकूमत की, यू टर्न लेना,
उसके ऊपर फिर जो है वो एक यू टर्न ले लिया गया। लेकिन एक ऐसे वक्त में मुज़ाकरात, जब पहले तो देखिए ना, जब हमने ऑपरेशन किया तब अफगानिस्तान में वो हुकूमत जो पाकिस्तान मुखालिफ थी, चलें वो तो समझ आती थी। उस टाइम पे भी हमने जमातुल अहरार के खिलाफ बाकायदा पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक ऑपरेशन किया था, आपको याद होगा, और उसमें बड़ी हमें कामयाबी मिली थी और जमातुल अहरार तकरीबन जो है वो वाइप आउट हो गई थी जी। उसके बाद जो है वो अभी जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आए हुए जुमा जुमा 8 दिन हुए, हम जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिस तरह से आपने कहा कि फुटबॉल खेले, देखिए बुनियादी बात यह है कि 20 साल लगे एक बयानिया बनाने में, एक नैरेटिव बिल्ड करने में कि ये लोग आपके दुश्मन हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद समझ आ गई, अब आप जो है वो एक नया बयानिया बना रहे हैं, किस बात पे? क्या ये हुकूमत की कमजोरी है या हुकूमत ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम जो है वो अब ये जंग नहीं लड़ सकते? कौन सा ऐसा खौफ खाया जा रहा है? कौन सी ऐसी चीज है जिसको आपने देखे ना बाढ़ लगाई? पहले आपकी पहले 2 फ्रंटियर कांस्टेबलरी जिनको एफसी कहते हैं जी। वो हमारी हुआ करती थी, ये एक हमारी केपी में होती थी, एक आपकी जो है वो बलूचिस्तान में होती थी। उसके बाद उसको 4 एफसी बना दिया गया, 4 आईजी जो थे वो इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर फोर्स वो उन्होंने बनाए और इसी तरह से बाढ़ लगाई। ये सारे अखराजात हमने जो किए, ये जाहिर है एक आवाम की जेब से पैसा गया। मसला यह है कि सिर्फ इसके अंदर अफवाज पाकिस्तान के लोगों के साथ तशद्दुद और जुल्म और बर्बरियत नहीं हुई, बल्कि इसमें अवाम पाकिस्तान का भी बहुत नुकसान हुआ। देखें, बुनियादी बात यह है कि जो लोग, अब ये एक बहुत अहम नुकता मैं जिसकी तरफ आपको तवज्जो ले जाना चाहता हूँ कि अगर तो FIRs कटी हुई हैं दहशतगर्दी की, जिसके अंदर मासूम शहरी या जो कानून नाफिज करने वाले इदारे या कोई जज या कोई सियासतदान या कोई टीचर या कोई वकला अगर उसमें शहीद हुए हैं, तो फिर मुझे ये बताएं कि ये तो रियासत का केस ही नहीं बनता जी। ये तो अदालत का केस बनता है। और इसी वजह से वजीर आजम साहब की तलबी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हुई। और मेरा ख्याल है कि जब मामलात आए ऐसे जिसके अंदर आप अगर किसी को पार्डन करना चाहते हैं, आम माफी का ऐलान करना चाहते हैं, तो फिर तो मैं तो ये हैरान है कि ना इखलाकी, ना इस्लामी और ना कानूनी तौर पर आप किसी को माफ नहीं कर सकते। अब कहा यह गया कि आईने पाकिस्तान के तहत जो है वो ये कार्रवाई हो रही है, तो आईने पाकिस्तान की कौन सी शिक में लिखा है कि पाकिस्तान के मासूम शहरी को निशाना बनाया जाए, उसको कत्ल किया जाए, उसके साथ जुल्म किया जाए, उसकी जिस्म को मस्क कर दिया जाए, बिजली के झटकों के साथ उसके गर्दनें उतार दी जाएं, फुटबॉल खेला जाए उसके सरों से, उसको तेजाब में जला दिया जाए, तो उनको माफ करना आईने पाकिस्तान की कौन सी शिक है? ये बात समझने से कासिर हूं मैं। तीसरी बात यह है कि अहम कि पाकिस्तान की जो इतनी कुर्बानियां देखे ना, जो ज़र्ब अज़्ब था जी, बिल्कुल 20,000 कुर्बानियां बकौल प्राइम मिनिस्टर साहब के जी, रद्दुल फसाद था, खैबर 1 था, खैबर 2 था, दीगर ऑपरेशन थे, वो फिर किस खाते में खड़े करें? क्योंकि पहले तो यही बताया गया था कि ये पाकिस्तानी कौम कोई स्विच तो है नहीं कि जब आप ऑन करें तो पता चले कि जी ये इस वजह से हो गया, और फिर स्विच ऑफ करें और फिर पता चले कि अब वो दोस्त हैं। फिर तीसरी बात यह है कि जब पाकिस्तान के अंदर माफी इनको मिल जाएगी, तो फिर क्या ये वहां आ नहीं जाएंगे सियासत के अंदर? क्या सियासत के मैदान के अंदर ये अपना स्टेज नहीं सजाएंगे और फिर कल को ये असेंबली में बैठेंगे? आप अगर उस टाइम पे रोकेंगे इनको, तो फिर एक और लड़ाई शुरू होगी, और अगर नहीं रोकेंगे तो कानून साज असेंबली में कानून कौन बनाएगा? वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के बच्चों को जो है वो ज़िबा किया गया। फिर मैं उस गाने को जो ISPR की तरफ से रिलीज हुआ था वो कहाँ रखूं कि बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से डरता है जी। तो फिर वो बच्चे सानिया APS के थे, या इसी तरीके से डमाडोला के अंदर जो वाकया हुआ था, मैं मानता हूं कि ये एक रिएक्शन के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन हमने ये सुना और हमें ये बताया गया और यूनाइटेड नेशन के अंदर बकायदा डोजियर भेजा गया, जिसके अंदर कहा गया कि जी ये जो है भारत फंडिंग से मामला चल रहा है। और ये भी हकीकत है कि भारत की वहाँ जो गन्स थी, जो उनका असला था, जो उनका इक्विपमेंट था, वो मिला, वो पाया गया जी। तो फिर अगर वो भारत फंडेड था तो आप भारत को, तो फिर इसका मतलब है कि भारत की तो ये खुली जीत हो गई
कि भारत फंडेड जो लोग थे, आज उनको सारा जुल्म और बर्बरियत फैलाने के बाद 80,000 जानों का नजराना देने के बाद जीत फिर किसकी हुई? ये है फैसला करने वाली। मेरे ख्याल है हुकूमत को अपने मामलात पे नजरसानी करनी चाहिए। ये बड़ा मुश्किल है। अफवाज पाकिस्तान के अंदर वो अफसरान, वो जवान जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है, जिन्होंने अपने प्यारों को जुल्म और जो जिस अंदाज के अंदर, मैं बोलना नहीं चाहता, वो उनके जिस्म देखे हैं, उनके टुकड़े देखे हैं, तो फिर वो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। और एक ऐसे वक्त में जब हम फतह की तरफ जा रहे हैं, अभी ये चंद एक लोग हैं जो ये भाग रहे हैं, और फिर खास तौर पे ठीक है, अगर यहाँ मैंने ये भी बयानिया एक सुना, और आज एक सलीम साफी साहब का कॉलम भी आया हुआ है कि जी वो ये हो जाना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। ठीक है, बातचीत जरूर, आप सबसे दरवाजे ओपन रखें, लेकिन ये बातचीत तो पहले भी हो सकती थी, तो फिर पहले क्यों नहीं ये बातचीत हुई? तो फिर जनरल जो अशफाक परवेज कियानी साहब के दौर में हुआ था, फिर उससे पहले जो है वो, उसके बाद जनरल राहील शरीफ साहब के, और खुद जनरल बाजवा साहब ने इतनी कुर्बानी दी और उन्होंने इतनी हिकमत अमली इख्तियार की, और फिर जमातुल अहरार के ऊपर जिस तरह से अफगानिस्तान में ऑपरेशन हुआ, तो ठीक है, अगर अफगान तालिबान नहीं कर सकते ये काम, तो फिर और हमें उनसे उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए कि अफगान तालिबान आएंगे और वो लड़ेंगे। वो तो पहले ही लड़ के 40 साल से बेहाल पड़े हैं। तो हम कम से कम ये तो कर सकते हैं कि अगर हम कोई एयरफोर्स जैसी कार्रवाई जो है वो कर सकें, क्योंकि ये कहा गया कि पहले जो है वो जब अफगानिस्तान में ऑक्यूपेशनल फोर्सेस मौजूद थी, तो तालिबान का कोई वहाँ इज्तिमा कोई बड़ा नहीं हो सकता था, क्योंकि TTP जब बैठती थी तो ड्रोन का खतरा होता था। तो वो क्या ड्रोन जो है वो आज हमला नहीं कर रहा? क्या पाकिस्तान के पास ड्रोन मौजूद नहीं है? क्या पाकिस्तान के पास एरियल इमेजरी मौजूद नहीं है? क्या हमारे पास एरियल सपोर्ट मौजूद नहीं है? क्या एयरफोर्स, एक बेहतरीन एयरफोर्स आपके पास मौजूद नहीं है? तो फिर ये खौफ की बुनियाद के ऊपर जो पॉलिसीज चल रही हैं, पहले या तो देखिए ना, पहले वहां जाना गलत था या वहां से आना गलत है, तो ये समझ नहीं आ रही। मैं मानता हूं कि ताक़यामत जंग नहीं लड़ी जा सकती, लेकिन कम से कम जो लोग जिन्होंने जुल्म किया, और दाइश वहां घट रही है, अफगानिस्तान में बढ़ नहीं रही। दाइश जो है वो 7,500 के करीब दाइश रह गई है। टोटल दहशत ग्रुप जो है वो मिला के तकरीबन 12 से 12,500 मौजूद हैं। तो ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जिनको जो है वो पाकिस्तान ने बाढ़ लगाई है, बॉर्डर मैनेजमेंट की है, और यही लोग जो आज टीवी पे बैठ के बहुत ज्यादा जमीन आसमान के चलाबे मिला रहे हैं और इस डिसीजन को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। मुझे अफसोस हो रहा है, क्योंकि अगर उनके उठा के कॉलम पढ़ लूं, उनके तजदियात अगर टीवी के ऊपर दोबारा उनको सुना दिए जाएं, तो वो क्या कहेंगे। लेकिन यहाँ तो एक कौम का तरीका ही बन गया है कि हम अपनी बात कह के जो है वो दोबारा थूक के चाटते हैं, और ये बार बार चाटते हैं। और ये जो आप देखें ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन जो है वो इसके ऊपर उनका भी एक मौकफ है, और मेरे ख्याल में उसको सुनना चाहिए। बिल्कुल, ये मामला बिल्कुल पार्लियामेंट से हल होना चाहिए। बिल्कुल, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ तहरीके जवानाने पाकिस्तान के सरबराह मौजूद थे और बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने जो पॉइंट रेज किए हैं उनकी वैलिडिटी पर मुझे कोई शक नहीं है। जो वो बात कर रहे हैं वो 100% दुरुस्त है। मुज़ाकरात तो नहीं हो सकते पाकिस्तान के अंदर, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ ये बात तय है। आप बातचीत का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं और आप उनके लोगों को मांग सकते हैं कि जिन लोगों ने हमारे लोगों को कत्ल किया, पहले उनको हमारे हवाले करो, हम उनको सरेआम तख्तादार पर लटकाएंगे और उसके बाद बातचीत का रास्ता इख्तियार करेंगे। उससे पहले अगर कोई यह बात करेगा कि सानिहा APS के शोहदा के लवाहिकीन के जख्मों पर नमकपाशी की जाए, या फिर अफवाज पाकिस्तान के शोहदा के सरों से फुटबॉल खेलने वालों के साथ जो है वो नरमी बढ़ती जाए या उन पर रहम किया जाए, किसी तौर पर भी पाकिस्तान में यह बयानिया नहीं बिकेगा और ना ही पाकिस्तान में यह बयानिया चलने दिया जाएगा। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। सेहत ने साथ दिया और जिंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।